नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली में और खासतौर पर चुनाव के पहले जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसको लेकर अभी तक तो देश के अंदर ही बवाल मचा हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मामला बन गया है। पहले जर्मनी ने केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी पे बात की, फिर अमेरिका ने केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी पे बात की। दोनों के दूतावासों को बाकायदा समन किया गया, उनको सूचना पहुंचा दी गई कि घर के मामलों में आप कोई हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसके बावजूद आज अमेरिका का बयान आया जिसमें न केवल केजरीवाल की गिरफ्तारी बल्कि कांग्रेस के बैंक खातों को सीज करने की भी बात हुई। अब ये सारा मामला क्या है? भारत के चुनाव में जर्मनी या अमेरिका इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? ये अपने आप में कोई खास बात है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है? इन सारी बातों को समझने के लिए हमने प्रकाश भाई से कहा कि आज बात की जाए। और प्रकाश भाई, सवाल मैं नहीं ले रहा हूं कोई, सीधे मामला मुद्दा आपके सामने है। बताइए हम लोगों को कि सारा मामला क्या है, मुद्दा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है? देखें, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं और काफी लंबे समय से काम कर रही हैं। इधर इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन विपक्ष को टारगेट करने का ये मसला जो है पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और इसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि आपको अदालतों से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रह गई है। छिटपुट छिटपुट कुछ चीजें आ जाती हैं सकारात्मक, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर जीएन साई बाबा के ही केस को ले लें, या यूएपीए में जो लोग बंद हैं कई वर्षों से उनको ले लें, या एनआईए वाला जो केस जो पुणे वाला चल रहा है उसको ले लें। एक तो कांग्रेस ये के हो गया। बैंक खातों वाले मामले में भी प्रकाश भाई, आज भी याचिका खारिज हुई है हाईकोर्ट से। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं या उनसे काम करवाया जा रहा है, तो एक बहुत कायदे की तैयारियां दिखती हैं। जैसे कि आप अगर अदालत में, भाई ये तो सवाल है कि कोई भी आदमी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, ये उनको भी पता है। तो बहुत समझदारी, चालाकी और एक सुनियोजित तरीके से चीजें हो रही हैं। और उसमें ये सवाल भी आ रहा है, हालांकि उस वो एक बहस का मसला है कि क्यों बहुत सारे मामले कुछ ही जजों के सामने जा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का मसला हो या सुप्रीम कोर्ट का मसला हो। एक ये चीज तो साफ दिख रही है। और इसके अलावा भी सरकार की कई सारी उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर सवाल उठते रहे हैं। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी हेलबेंट हैं कि विपक्ष को एकजुट ना होने दिया जाए, विपक्ष को कारगर तरीके से अपना काम न करने दिया जाए। और खासकर जबकि हम चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आज से दूसरे चरण का मतदान, दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो यह तो सच है। और इसके बारे में विपक्ष के लोग भी बोलते रहे हैं, यहाँ पे एकेडमिशियंस भी बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं, चीजें, बहसें भी हो रही हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं और अदालतों में भी लोग लड़ रहे हैं। ये तो एक सच्चाई है। अब दूसरी बात यह है कि हम बाहर की सरकारों की प्रतिक्रिया को कैसे देखें। देखें, एक चीज है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है कि किसी भी देश में कैसी भी सरकार हो, यह उस देश के लोगों का मसला है, उसमें किसी दूसरे देश को बेजा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी चीजें हैं कि जैसे मानवाधिकार के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, विश्व व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, और एक साझापन जो है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत और अमेरिका सहज रूप से दोस्त हैं क्योंकि दोनों के यहाँ जो है लोकतांत्रिक प्रणाली है, या यूरोप है, या कनाडा है, या ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के जो देश हैं, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। और ये एक तरीके से आप कह लें कि मंत्र की तरह दोहराया जाता है कि वी आर द डेमोक्रेसीज, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। कोई कहेगा कि हम ओल्डेस्ट हैं, कोई कहेगा कि हमने ये नारा दिया था, कोई कहेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था लाई। तो एक साझापन वहां पे बनता है, तो एक दूसरे के लिए चिंताएं की जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्या अभी जो जर्मनी और अमेरिका की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, क्या वह सच में एक वास्तविक चिंता है उन उन सरकारों के मन में,
कि भाई भारत में ऐसा ना हो, विपक्ष के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या इस चिंता को सचमुच में हम एक वाजिब चिंता माने, या हम इसको एक तरीके का कूटनीतिक पैंतरा के रूप में देखें? ये 3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी समझ ये कहती है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर से ही अगर हम शुरू करें, तो अमेरिका और उसके जो साथी यूरोपीय देश हैं, यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य या नाटो के मेंबर्स जो हैं, आप देखेंगे कि इतिहास इस बात का गवाह है कि ये लोग हर तरीके का इंटरवेंशन, ना सिर्फ बयान दे देना या चिंता जाहिर कर देना या डेलीगेशन भेजना, बल्कि मिलिट्री हस्तक्षेप करना, सीआईए के थ्रू हरकतें करवाना, उनके ऊपर पाबंदियां लगाकर दूसरे देशों को जो है दबाव में लाना, इस तरीके की चीजें आप लगातार इतिहास में उसके सैकड़ों उदाहरण है। वो कोई 10-20 उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है, और अभी भी वो चीजें चल रही हैं। मसलन के लिए अगर हम लें तो वेनेजुएला में एक वहां की जो पार्लियामेंट होती है उसके स्पीकर ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और दनादन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इन लोगों ने उसको मान्यता दे दी। और आप देखें कि बोल्सोनारो के टाइम में ब्राजील में जिस तरीके की चीजें हो रही थी, चिंताजनक चीजें हो रही थी, जिसमें कि अमेजन के पेड़ों को काटा जाना, वहां के लोगों को वहां से हटाया जाना, या एक भ्रष्ट रिजीम, भ्रष्ट शासन व्यवस्था चलाना, अल्ट्रा राइट विंग पॉलिसीज को ले आना, ये सब जब हो रहा था तो वेस्ट उनके पीछे खड़ा था, उनके सपोर्ट में खड़ा था। तो ये कुछ चंद उदाहरण है। दूसरा, जहां पे ठोस हस्तक्षेप की जरूरत है, मसलन जब हम बात कर रहे हैं तो गाजा में जो है मरने वालों की संख्या 33,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहां पे आप देखेंगे कि वेस्ट इंटरवेन नहीं कर रहा है, और पिछले दिनों अमेरिका ने एक प्रस्ताव जिस पर कि रूस और चीन ने वीटो किया, उसमें निवेदन किया गया था कि सीज फायर होना चाहिए। और जब दूसरा प्रस्ताव आया जिसमें मांग की गई कि कम से कम रमजान के पवित्र महीने में तो ये कर दो, सीज फायर कर दो और वहां पे राहत सामग्री जाने दो, तो आपने देखा कि उसमें अमेरिका ने एब्सटेन किया। तो इस पृष्ठभूमि में अगर मैं इस चीज को देखूं तो मैं यह समझ रहा हूं कि एक तो यह जो पश्चिम की इस तरीके की बयानबाजी करके और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जो बात है, एक तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में इसको देखा जाना चाहिए। दूसरे, मैं यह साफ देख पा रहा हूं कि जो पश्चिमी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं यह चाहती हैं कि मोदी सरकार को वो सपोर्ट करें, पॉलिटिकल उनके सपोर्ट को देश के भीतर, भारत के भीतर जो उनका सपोर्ट है उसको और पुख्ता करें, उसको और मजबूत बनाएं। उस तरह की कुछ हरकतें की जा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, अभी यूरोप जो 4 देशों का समूह है, यूरोपियन इकोनॉमिक संगठन एसोसिएशन, जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उन्होंने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया अभी कुछ दिन पहले ही। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, वो लगभग अंतिम चरण में है, और मुझे लगता है कि चुनाव की वजह से वो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन नतीजे आने के बाद जो है उसकी घोषणा हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी इस तरीके का हो रहा है। भारत यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जर्मनी का बड़ा बिजनेस पार्टनर है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जिसके साथ हम पॉजिटिव हमारा खाता अकाउंट है, मतलब हम ज्यादा कमाते हैं अमेरिका से। तो इस तरीके के इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में, और जिस तरीके की गलबहियां आपने देखी पिछले कुछ वर्षों में इन देशों के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ या उनके मंत्रियों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यह जेन्युइन चिंता है। दूसरी चीज कि जब ऐसे बयान आएंगे तो स्वाभाविक है कि विदेश मंत्रालय जो है बहुत तल्खी के साथ उसको रिएक्ट करेगा। तो भारत में मोदी समर्थकों के बीच में यह मैसेज जाएगा कि देखो हमारी सरकार कितनी मजबूत है, कि अमेरिका और जर्मनी और भी जो फ्रांस, ब्रिटेन जैसे जो मजबूत और प्रभावशाली देश हैं, उनके सामने भी हमारा विदेश मंत्रालय जो है कितना टाइट होकर खड़ा है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह सरकारें, एक तो इनका कंसर्न जेन्युइन नहीं लगता मुझे, दूसरी चीज कि इनकी इस हरकतों से मोदी रिजीम को ही फायदा पहुंच रहा है।
इसमें एक सवाल जोड़ दूं मैं प्रकाश भाई कि अभी कुछ दिन पहले सीएए के मसले को लेके भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के लोग और अमेरिका में इस तरह की बातें हुई थी, और अभी इसके बाद एक घटना हुई थी फिलीपाइंस और चाइना के बीच जो वाटर बॉर्डर को लेकर, समुद्री बॉर्डर को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें जयशंकर जी मनीला गए थे और वहां से बयान जारी किया था फिलीपींस के पक्ष में, और ये सारा कुछ। तो एक तो ये कि उसका भी चाइना जिस तरह से करता है उस तरह से चाइना ने किया था। उसके अलावा अरुणाचल में जो मामला हुआ था, अरुणाचल का नाम जो रखा है चाइना ने, और वहां प्रधानमंत्री महोदय जाने वाले थे, उस पर आपत्ति की थी चाइना ने बाकायदा, वो सारा कुछ हुआ था। नेचुरली हर घटना के बाद हमारा विदेश मंत्रालय या उनका विदेश मंत्रालय तो अपने तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन सीए पर बोलना, उसके बाद तुरंत, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल पर बोलना, क्योंकि इसके पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए और भी बहुत कुछ हुआ, कांग्रेस का खाता पहले फ्रीज हुआ, लेकिन केजरीवाल के मुद्दे पर खास तौर पे बोलना कोई खास वजह है इसकी? मैं केजरीवाल वाले मुद्दे पे बाद में आऊंगा। मैं फिलीपींस वाली चीज पे कहूं कि देखिए, फिलीपींस का मसला जो है वो फिलीपींस और चाइना का मसला है। वो फिलीपींस का आंतरिक मसला नहीं है, न वो चीन का आंतरिक मसला है। वह समुद्री आवागमन से जुड़ा हुआ मसला है कि समुद्र में कहीं भी जो है, हर देश को, चाहे वो कमजोर देश हो, छोटा देश हो, उसके एक या दो जहाज जाते हो, या बड़े देश हो जिनके, जैसे चीन है जिसके यहाँ सामान ढोने ले जाने ले आने वाले हजारों जहाज हमेशा समुद्र में रहते हैं, चाहे वो हमारा हिंद महासागर हो या साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, या इवन पर्शियन गल्फ, और आप रेड सी तक चले जाए। तो चाइना, चूंकि चाइना जो है वो दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला में लगभग वो 1/4 का हिस्सेदार है, तो जाहिर है कि उसके जहाज ज्यादा चलते हैं, मतलब उसके साथ व्यापार करने वाले जहाज। तो लेकिन अगर आपका एक जहाज भी जा रहा है तो ऐसी स्थिति नहीं बनाई जानी चाहिए, चाहे वो भारत हो या चीन हो या अमेरिका हो या पैसिफिक के देश हो, कि आप उनकी आवाजाही को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करें, सिर्फ इसलिए कि मैं तय करूंगा कि यहां पर क्या होगा। तो उस संदर्भ में जयशंकर का बयान है। यह अलग बात है कि जयशंकर ने के बयान में जितनी बहुत सपाट ढंग से कही गई हैं चीजें, उतना सरल मसला नहीं है जो फिलीपींस या साउथ ईस्ट एशिया के और 3-4 देशों, वियतनाम वगैरह के साथ जो चीन का समुद्री मसला फंसा हुआ है। बहरहाल, तो वो एक चीज हो गई। सीए वाला जो मसला है, देखिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बॉडी है। यूनाइटेड नेशन में यूनिसेफ है, आपका ये रिफ्यूजीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राहत वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स का है। तो वह एक विश्व संस्था है, और जिसके कि हम एक बड़े सहयोगी हैं, भारत सहयोगी है। जैसे शांति सेना में हम दशकों से हमारे लोग जा रहे हैं, कई लोगों ने शहादत दी है अपना यूएन मिशन में। तो हमारा, अगर यूएन की कोई संस्था अगर हमारी सरकार के किसी क्रियाकलाप पे, किसी नीति पे, किसी कार्यक्रम पे अगर सवाल उठाती है, तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाना चाहिए, उसको सकारात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए। अब मैं आता हूं आपका अरुणाचल वाला एक दो पंक्ति में, कि नहीं, उसमें अमेरिका ने भी सवाल उठाया था, सिर्फ यूएन ने सवाल नहीं उठाया था, अमेरिका से भी बयान आए थे बिल्कुल, लेकिन सीए वाले पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें कि खुद अगर कानूनी चीज पे अगर हम आए कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ या कांग्रेस के बैंक खातों के साथ क्या हो रहा है, तो यह भी देखा जाना चाहिए कि खुद अमेरिका के भीतर वहां के विपक्षी प्रत्याशी के साथ क्या हो रहा है। और एक बात जान लीजिए, कम से कम हमारे जज तो ये कह सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वायत्त हैं, लेकिन अमेरिका में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां पे डीओजी हो, जज हो, कोई भी हो, वो लोग बाकायदा पॉलिटिकली एफिलिएटेड होते हैं, और उनके चुनाव की एक प्रक्रिया है। तो एक तो ये चीज है कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, इस पे भारत ने कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। और उन्होंने अपने यहाँ, अमेरिका ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने खासकर एक कमेटी ही बना के रखी हुई है जो कि रिलीजियस अफेयर्स को देखती है। तो वो अक्सर उनका हर साल रिपोर्ट आती है, और आप हर साल का रिपोर्ट देखें, इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी आप देखें तो उन्होंने कहा था कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ ठीक नहीं हो रहा है। अगेन मैं कहूंगा कि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि भारत में ऐसा चल रहा है, और दूसरी तरफ वही लीडरशिप वहां जाती है और कहती है कि आपकी बार ट्रंप सरकार, आपको कोई आपत्ति नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। आप बयान दे देते हो और उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं लेते। आप बयान मीडिया में जारी करते हो, ये ना हो, ऐसा डिप्लोमेटिक मर्यादा कहती है कि आप सरकार के सामने जाते, विदेश मंत्रालय के सामने जाते, एम्बेसडर जाते, अपना एक लेटर रखते कि भाई ये हमारी चिंता है। ये चीजें हो सकती थी, जैसे कि कनाडा के मामले में हुआ कि ट्रूडो ने जो है पार्लियामेंट में बात कही,
वो G20 में आए तो वो प्राइम मिनिस्टर को एक फाइल दे सकते थे कि देखिए सर ये हमारे पास सबूत है कि आपके एजेंसियां चाहे आपके लोग इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में। तो मेरा कहना है कि वेस्ट की के कंसर्न्स अपनी जगह हैं, लेकिन वेस्ट के कंसर्न्स को जाहिर करने और उसके पीछे की मंशा या उसके पीछे की गंभीरता को देखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कुछ देशों ने कहा था कि हम इनको आने के लिए वीजा नहीं देंगे, उन पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही लोग उनके साथ उनके लॉन में चाय पीने लगे और तू तड़ाक की दोस्तियां होने लगी। वो सौर अलायंस का गठन होने लगा। यूनाइटेड नेशन में जो है उनको पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया गया। अलग अलग देशों में सम्मान हुआ, स्टेट डिनर हुआ व्हाइट हाउस में। क्या नहीं हुआ? तो मेरा यही कहना है कि आप चिंता जता रहे हो और गलबहियां भी कर रहे हो, कुछ फॉलो अप भी नहीं हो रहा है। तो एक तो ये है। अरुणाचल वाले मसले में देखिए, भारत और चीन का जो मसला है या भारत और पाकिस्तान का जो मसला है, दोनों देश चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो या चीन हो या भारत हो, सबने कहा कि ये हमारा द्विपक्षीय मामला है, तीसरे को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान के मसले में कोई तीसरी पार्टी मध्यस्थता के लिए, जबकि अमेरिका बहुत बार जो है कोशिश करता है इसमें घुसने की, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि ये द्विपक्षीय मसला है, हम बैठ के बतियाएंगे, जब मौसम होगा बतियाएंगे। ये अलग एक बहस की बात है कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं और नहीं हो रही हैं। तो उसी तरीके से चीन का मसला है। लेकिन एक चीज और है कि चीन जिस तरीके से भारत को बार बार, चाहे वो लद्दाख का मसला हो या अरुणाचल का मसला हो, चीन जो एक रिचुअल बना दिया कि हर साल वो एक मैप जारी करेगा, हर साल वो नामों को जारी करेगा और बीच बीच में कुछ खुदरा बयान आएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि और फिर मुझे उसी पर डाउट हो रहा है कि जर्मनी और अमेरिका पर तो आप टिप्पणी देने में घंटा नहीं लगता है। उधर से बयान आया नहीं कि इधर से जो है जवाब चला गया और सम्मन भी कर लिया गया, उनके ऑफिसरों को बुला के अपनी बात भी कह दी गई। लेकिन ये चीज उनके साथ अक्सर हम होते हुए नहीं देखते हैं। तो एक चीज ये भी है। अब मैं आपके आखिरी पक्ष में आऊं कि अरविंद केजरीवाल पर जब मसला आया तो क्यों ये सरकारें जो है ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं, उसकी वजह है। एक वजह तो यह है कि आपने अगर आम आदमी पार्टी की अगर आप उसके डेवलपमेंट को आप देखें तो उसमें जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत उसका एक हिस्सा जो है बहुत वोकल रहा है। और उन लोगों ने, आपने देखा कि चंदे भी जुटाए, उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने ओवरसीज जैसे कांग्रेस के संगठन है, भाजपा के संगठन है, ऐसे संगठन उन्होंने वहां बनाए, वहां उन्होंने गोष्ठियां की, सम्मेलन किए, लोगों को लामबंद करने की कोशिश की। तो एक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक सपोर्ट जो है वेस्ट में इंडियन डायस्पोरा में है, इसमें ये तथ्यात्मक बातें हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उसका एक रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा हो, उन लोगों ने लॉबी की हो। मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने लॉबी की है कि नहीं, लेकिन मैं एक अप्रेंशन दे रहा हूं कि हो सकता है कि उन्होंने संपर्क किया हो गवर्नमेंट्स में कि भाई देखिए हमारे लीडरशिप के साथ ऐसा हो रहा है। ये एक पहलू हो सकती है। या ये हो सकता है कि अगर मैं अमेरिका और जर्मनी की तरफ होकर अगर सोचूं कि उन लोगों ने, उनकी नजर रही होगी कि भाई ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब जब यहां तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बयान दे देना चाहिए। तो ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह शायद अमेरिकी और जर्मन सरकार को भी पता है या उनके विदेश विभाग को कि अगर हम हेमंत सोरेन के बारे में बोलते तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता या उसको उतना ट्रैक्शन नहीं मिलता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर हम की बात करेंगे तो शायद मीडिया में या गवर्नमेंट में उसकी चर्चा होगी। एक ये हो सकता है। और कांग्रेस का भी जो अभी खाते वाली बात है उसमें। दूसरी चीज जो मैं आरोप लगाना चाह रहा हूं कि उनकी गंभीरता, उनकी टाइमिंग जो है यहाँ के विपक्ष के लिए नुकसानदेह है और कहीं ना कहीं वो सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार है। आप आज बोल रहे हो, अगर यही बात आपने एक्टिविस्टों के लिए कही होती, आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोग उजाड़े जा रहे हैं या जो लोग कहीं किसी जंगल में, कहीं कोई नदी बचाने के लिए, कहीं कोई बालू उत्खनन के खिलाफ लड़ रहा, मर रहा है, अगर ऐसी चीजों पे अगर आपने बात की होती, आपने बात की होती मणिपुर पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जेन्युइन लगता मसला। अब यहां पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दो बातें हो गई।
एक वो अपने समर्थकों को कह सकते हैं कि देखो हमने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया, फालतू में हमारे इंटरनल मैटर में टांग अड़ा रहे थे। और दूसरी चीज, ये कांग्रेसियों को देख रहे हो, ये आम आदमी पार्टी के लोगों को देख रहे हो ना, ये लोग बाहर से मिले हुए लोग हैं और आप जानते हैं कि उनके प्रचार का एक एक हिस्सा है कि ये विदेशी ताकतें इनको जो है मदद कर रही हैं। और अभी से नहीं हो रहा, राहुल गांधी की यात्रा के समय देखा होगा आपने, प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो मुझे लगता है कि इन सब के बीच एक बहुत जरूरी बात आपने की कि चीन के मामले में भारत जो है जवाब देने से बचता है। हालांकि अरुणाचल वाले मामले पे विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी कर दिया था, बुला के तो मेरे ख्याल से बात नहीं की थी। ये क्यों होता है, चाइना के साथ ऐसा क्यों है? एक तरफ तो देखिए, आपसे पहले भी काफी बात हो चुकी है कि सारे जो हमारे करीबी पड़ोसी हैं सब चाइना के करीबी हो चुके हैं। पाकिस्तान पहले से ही था, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। दूसरी तरफ आप ये भी बता चुके हैं, पहले हम लोग काफी इस पर बात कर चुके हैं कि चाइना एक तरह से वर्ल्ड पावर लगातार बनता जा रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक अलग तरह का ध्रुव विश्व में बनता हुआ दिख रहा है। बयान आ चुका है कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा देश है, हम उससे कैसे लड़ेंगे टाइप का बयान आ चुका है। तो चक्कर क्या है, चाइना को जवाब देने में या चाइना का नाम लेने में इतना हमारी सरकार क्यों बचती है? देखिए, इंटरेस्टिंग चीज है कि डॉक्टर जयशंकर अनुभवी डिप्लोमेट रहे हैं, बड़े बड़े असाइनमेंट्स उन्होंने किया है यूपीए गवर्नमेंट में भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के काल में भी, और अब तो वो विदेश मंत्री हैं, आपके यूनिवर्सिटी सीनियर हैं, सीनियर भी हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं और ब्यूरोक्रेट्स फैमिली से आते हैं। तो वो उनके पास एलिक्वेंस है, बोलने की क्षमता है, चीजों को समझने की क्षमता है। मतलब मैं उनकी कैपेबिलिटी पे कह सकता हूं कि वो एक अच्छे डिप्लोमेट हैं। तो आपने देखा होगा कि जब रशियन इन्वेजन हुआ था, ये रशिया यूक्रेन का मसला शुरू हुआ था, तो ठीक लड़ाई से पहले, लड़ाई शुरू होने से पहले फरवरी 2022 में ये लड़ाई शुरू होती है, 22-24 तारीख को, उसके ठीक पहले वो यूरोप में थे जयशंकर ने, वहां पर ये मसला उठा। उन्होंने एकदम बिना लाग लपेट के जो वास्तविकता है उसको उन्होंने उस सेमिनार में रखा कि यह नाटो एक्सपेंशन का मसला है, ये यूरोप का मसला है, ये आपने गलतियां की हैं और कहानी यहां तक पहुंची है। और उनका एक जुमला ही शुरू हो गया उसके बाद से कि भाई यूरोप की समस्या या वेस्ट की समस्या दुनिया की समस्या नहीं है। और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमारी समस्या कुछ कोई मायने नहीं रखती है ग्लोबल साउथ की, और आपकी कोई छोटी बड़ी बात भी जो है उस पर हम जो है चर्चा करें, बतियाएं, चिंता करें। एक तो ये, दूसरा, चीन पर भी वो लगातार बोलते रहे हैं। अभी उनका बयान आया है, आज ही अखबारों में छपा है, वेबसाइट्स पे, कि हम सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और चीन को जो है अपने डिप्लॉयमेंट को, अपने जो सैनिकों की तैनाती उसने की है उसको यथास्थिति में ले जाना होगा, जो गलवान से पहले की स्थिति, अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में। तो उसमें भी किसी को दो राय नहीं है कि भाई अगर भारत और चीन के बीच में कोई ढंग की व्यवस्था बननी है तो उसके लिए पहले जरूरी है कि जो स्थिति थी गलवान में, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके पहले की स्थिति में दोनों सेनाएं लौट जाएं, एक ट्रस्ट का माहौल बने और फिर बातचीत करके बातचीत चलती रहे जैसे पिछले 3 दशक से चल रहा है। वो बहुत, मैं जयशंकर की उस बात से भी बिल्कुल सहमत हूं कि 1992 में जो नरसिंह राव सरकार के समय में जो समझौता हुआ, वो 30 सालों में बहुत शानदार उस समझौते ने किया है। अब समस्या ये है कि भारत सरकार के पास क्या पॉलिसी लेवल पे चाइना को टैकल करने का या चाइनीज एक्सपेंशन को टैकल करने का कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं है, क्वेश्चन ये है। जैसे मैंने टिकटॉक तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा बिजनेस जो है बढ़ रहा है। $100 बिलियन का, अगर आप समझें कि पिछले 23-24 सालों में, मैं 2022-23 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, $1 ट्रिलियन हमने चाइना को दिया है बिजनेस में पिछले 25 साल में, 24 साल में। $1 ट्रिलियन हमने उनको बिजनेस बेनिफिट में दिया, प्रॉफिट में दिया है। वो हमारा व्यापार घाटा है $1 ट्रिलियन। और आप सोचिए कि रोज बात हो रही है कि 5 ट्रिलियन होना है, 5 ट्रिलियन होना है। 1 ट्रिलियन हम लोग दे चुके हैं, अब मामला हर साल जो है $100 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, ऊपर ही जा रहा है। तो एक तरफ हम चाइना पे अपने बिजनेसेस के लिए, अपनी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट होते हैं। एक तो ये, और निर्भरता देखिए 2 लेवल पे। एक तो मान लीजिए कि आपके पास चीज नहीं, आपने मेरे से खरीद ली, एक बात समझ में आती है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि आप लगातार मेरे से वो चीज खरीद रहे हैं,
और 2-4 चीजें और खरीदने लगे, 10 चीजें और खरीदने लगे, तो आप उनमें से किसी भी चीज को अपने यहाँ बनाने या किसी और दूसरी चीज से उसको रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार बना बनाया तो मिल गया, क्या करना है। तो क्या होता है कि हमारा बिजनेस, आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी स्थिति क्या है। तो एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि चीन के साथ जब आपके ठीक ठाक कॉन्फिडेंस थे, जब आप झूला झूल रहे थे, उस समय ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया कि उस ट्रस्ट के ऊपर कुछ बिल्ड क्यों नहीं किया गया, कुछ बनाया क्यों नहीं गया। झूला झूल लिया गया। आपको याद होगा कि वो साउथ इंडिया में बच्चों को शी जिनपिंग के मुखौटे पहना के रैली कराई गई, तमाम चीजें हुई, और अच्छी बात है, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी जाते रहे, तो आप देखते हैं कि तिरंगा लहराया जाता है, पोस्टर लगे रहते हैं, अच्छी बात है, लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। बट उसके ऊपर बना क्या, और अचानक एक दिन हम देख रहे हैं कि गलवान में इतनी बड़ी घटना हो गई। तो मुझे लगता है कि एक तो उस अप्रोच की कमी है, और वही कमी हमको रिफ्लेक्ट हो रही है जो आपने कहा कि दक्षिण एशिया में चीन जो है किस तरीके से अपने प्रभाव का और अपने संबंधों का विस्तार कर रहा है। तो दूसरा पॉलिसी लकुना, पॉलिसी की कमी जो है हमें दिख रही है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। आप ठीक है, आप बात बोलिए, फिर अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं जयशंकर की बात का समर्थन करता हूं कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर ईमानदार रुख नहीं सामने रखेगा, तो मैं कैसे उसके साथ भरोसा करके बातचीत के टेबल पे बैठूंगा। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उसके लिए कोशिशें हुई? हम तो शादियों तक में पहुंच गए भाई। आपके साथ मेरा इतना अच्छा रिश्ता है कि मैं आपके घर में कभी भी आ सकता हूं, तो हम लोग अपने बीच में जो खटास वाली चीजें उस पर क्यों नहीं बात कर सकते। ठीक बात है। एक ये चीज जो कि पाकिस्तान, मैं नहीं जानता हूं कि हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में या बांग्लादेश में किसी की शादी में कोई गया होगा, लेकिन इन लोगों के या साथ तो किसी ज्यादा किसी या किसी की माँ को गिफ्ट किया होगा, शाल स्पेशली लेके हाँ, पहुंचा, बर्थडे में स्पेशली पहुंचे। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिसी की कमी है, और एग्जैक्टली वो पॉलिसी की कमी जो है वो हमें वेस्ट के साथ भी दिख रही है। तो मैं यहां पर देखिए एक चीज कहूंगा कि भले आप तो जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारी नीतियों को, जो पिछली सरकारों की नीतियां थी या पिछली सरकारों की सोच थी, इंक्लूडिंग वाजपेयी सरकार, उसको मौजूदा गवर्नमेंट ने उसके नाम में ट्विक करके या उसका जुमला बदल के, उसका नारा बदल के, वो बहुत सारी उन पॉलिसीज को ये सरकार जो है चला रही है। ये मतलब अपने वेलफेयर स्कीम्स में भी आप देख सकते हैं और पॉलिसी लेवल पे भी देख सकते हैं। उसमें दो बातें मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा। यह जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने वाली जो कोशिश है भारत की, अब वो कितनी गंभीरता से हो रही नहीं हो रही है उस पर हम कभी बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई देती है गुट निरपेक्ष की, कि जो विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के जो है भुक्तभोगी रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के मारे हैं, वे देश इकट्ठा होके और अपनी आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी है, उसी को ट्वीट करके आपने कह दिया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। ग्लोबल साउथ की अगर आवाज बनेंगे तो आज सबसे बड़ी जरूरत जो है, और ये बात चीन पर भी लागू होती है, बात रूस पे भी लागू होती है, ये बात हिंदुस्तान पर भी लागू होती है, कि वेस्ट जो कि दुनिया का 10-12% पॉपुलेशन है, ग्लोबल साउथ जो कि 88-90% पॉपुलेशन है, इनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट पड़ा है, जिसकी वजह से ये विश्व व्यवस्था क्रम्बल कर रही है, टूट रही है, और हम देख रहे हैं कि आज 40-45 जगहों पे जो हिंसक संघर्ष चल रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ रही हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। गाजा में आप देखिए कि पूरा जनसंहार चल रहा है, फेमाइन की स्थिति है, कोई मदद नहीं कर पा रहा है। यमन में अभी अभी के प्रकरण को छोड़ दें तो उसके पहले 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो खाने के लिए तरस रहे हैं। यही स्थिति सीरिया में बिल्कुल। और अभी की जरूरत यह है कि वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच में एक अच्छी स्वस्थ बातचीत हो। और मैं कह रहा हूं कि भले ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा हवाबाजी करने की आदत हमारी सरकार को है और उनकी पार्टी को, लेकिन
यह सच्चाई है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है। हम एक अच्छे बड़े इमर्जिंग मार्केट हैं। इतने लोगों का जैसे मुझे याद आता है कि वो वाजपेयी का एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में कि जो लोग कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वे लोग असल में देश के पुरुषार्थ को सवाल उठाते हैं। तो सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप और हम जो किसान है वो तो खेत में जाएगा ही ना, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो तो फैक्ट्री में जाएगा ही ना, स्कूल टीचर स्कूल में बिल्कुल, पढ़ाने जाएगा, डॉक्टर अपने बिल्कुल, हॉस्पिटल में बिल्कुल। जाएगा ही। तो देश बढ़ेगा, उसकी गति कम हो सकती है, उसकी गति तेज हो सकती है, देश बढ़ेगा। वो देर से होगी चीजें, कुछ चीजें जल्दी हो जाएंगी। तो भारत उस स्थिति को सचमुच में ग्रैस्प करके वर्ल्ड ऑर्डर में वह एक अच्छा इंटरवेंशन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या यह है कि मुझे इनके साथ भी फोटो खिंचा लेना है, इनके साथ भी फोटो खिंचाना है, 2-3 अखबार में एडिटोरियल लिखवा लेना है, 4 दिन टीवी पे डिबेट करा देना है, फिर लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट, अनदर इवेंट। तो एक मुझे लगता है कि और इस इवेंट बाजी में डे टू डे के हिसाब किताब में क्या होता है कि बहुत सारी गंभीर चीजें पीछे रह जाती हैं। एक छूट जाती हैं। अंतिम बात मैं आपको कहूंगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय जो है, डिपार्टमेंट जो है, उसमें मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है। बहुत सारे देशों में हमारे दूतावास नहीं है, हमारे दूतावासों में लोग कम हैं। आप अगर कभी आंकड़ा देखेंगे तो चाइना का हमसे मतलब 50 गुना ज्यादा स्टाफ काम करते हैं उनके विदेश विभाग में, दुनिया भर में और चाइनीज डिपार्टमेंट में, बीजिंग में। तो एक तो वो कमी है। दूसरी कमी है कि आपने मैं समझ सकता हूं कि देश में राजनीति करनी है, देश में चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए पैंतरे करने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग मसला है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेके एक जो उदात्त विचार रहा है, वह कहीं ना कहीं आपको कम दिख रही हैं चीजें। इसीलिए भले हमारे नेतृत्व की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विजिबिलिटी बढ़ी है उसके कारण है कि विजिबिलिटी के साधन भी बढ़ गए हैं, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा। तो एक तो वो है, लेकिन उस विजिबिलिटी का जो इन्फ्लुएंस है, वह इन्फ्लुएंस अभी देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके ये पॉइंट खत्म करूंगा कि जयशंकर ने अभी कल बोला है कहीं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि गाजा में जो हो रहा है वो दुनिया के तमाम ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ हो रहा है। दूसरा कि फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पी गई है। तीसरा, जब तक कि एक ठोस सॉल्यूशन नहीं निकलता है ये मसला हल नहीं हो सकता। तीनों बातों से मुझे नहीं लगता कि हम असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल, बात। कोई नहीं होगा। जी। लेकिन क्या भारत सरकार सचमुच में वो क्या इन पोजीशंस को लेके सचमुच में टाइट है? जिस तरीके से वो जर्मनी के दूतावास के एक अधिकारी को बुला के, अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी को बुला के अपनी प्रतिक्रिया रख सकती है, क्या उन्होंने उसी गंभीरता के साथ, उसी त्वरा के साथ और उसी चिंता के साथ क्या इजराइल के समक्ष ये बात रखी गई? सवाल ये नहीं है कि ठीक है हम बड़े देश हैं, हम हमारी अच्छी ठीक ठाक इकोनॉमी काम कर रही है, हम कुछ ऐड देंगे, लेकिन वो चीज पीठ थपथपाने वाली बात नहीं होती है कि हमने ऐड भेज दिया। पीठ थपथपाने वाली बात ये होती है कि हम खड़े होके हम बोलें, और वो इंटरनल मसला नहीं है इसराइल का जो गाजा में हो रहा है, वो इंटरनल मसला नहीं है फिलिस्तीनियों का, वह मसला बिल्कुल। ह्यूमैनिटेरियन मसला है। और और सारी दुनिया बोल रही है, मतलब यूरोप के नेताओं से। आप ग्लोबल साउथ के लीडर वाली बात कर रहे थे तो मुझे मुस्कुराहट भी इसीलिए आई कि ग्लोबल साउथ का जब लीडर बनने का जो सबसे बड़ा मौका था, ग्लोबल साउथ की वायस बनने का सबसे बड़ा मौका पिछले कुछ दिनों में जो आया था, वो तो गजा में आया था। आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन नहीं भी लेते तो भी कम से कम एक कैलकुलेटेड पोजीशन लेके आप लगातार उस पर रह सकते थे। लेकिन पूरे गजा मामले में वही हुआ कि आपने सामान भेजा, उसको इवेंट बना दिया, लव फ्रॉम इंडियंस करके भेज दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आप गायब हो गए। मैं चूंकि गजा पे लगातार देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं दुनिया भर का, आप कहीं है ही नहीं, आपकी कहीं बात ही नहीं होती है। हिंदुस्तान कहीं उस पूरे विमर्श में है नहीं। चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, दुनिया भर के इस तरह के मुल्क हैं
लेकिन हिंदुस्तान तो कहीं है ही नहीं। हिंदुस्तान के ना बयानात कहीं छपते हैं, अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के अखबारों में और वेबसाइट्स पे, तो ना तो हिंदुस्तान के बयानात छपते हैं और ना ही कोई हिंदुस्तान की बात कर रहा है। बात हो रही है तो ये हो रही है कि सबसे ज्यादा ट्रॉलिंग कहीं से इजराइल के बाद से कहीं से हो रही है, तो वो हिंदुस्तान से हो रही है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज यहां से फैलाए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि बड़े मजेदार मजेदार आते हैं। इजराइल के किसी बंदे का ट्वीट आया जिसमें आई लव 5 कंट्रीज आया, आई हेट 5 कंट्रीज आया, हेट वाले में इंडिया को। तो एक बेचारा जो सरकार समर्थक था, वो इतने दर्द के साथ पूछना कि हाउ कैन यू हेट इंडिया। तो उस रियलिटी से पूरी तरह से काट दिया गया है। और आप जो ट्रॉलिंग कर रहे हैं, आपने कहा ना विजिबिलिटी बढ़ी है, हकीकत की बात है। 10 साल पहले मेरे जैसे आदमी के लिए इंटरनेशनल मामलों को फॉलो कर पाना एकदम भी संभव नहीं था। आज आसान है, क्योंकि दुनिया भर की वेबसाइट है, दुनिया भर के अखबार हैं, दुनिया भर के गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं। आप जाते हैं वहां देखते हैं, तो वो दुनिया भर की ये जो ट्विटर और बाकी सब हुआ, उसमें हमारे यहाँ जो ट्रॉलिंग हो रही है वो तो हर जगह दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ किसी का कोई स्टैंड है। बहुत दिनों बाद ये हुआ कि एक ट्रेड यूनियन ने, जो इजराइल को सामान जा रहा था या हथियार जा रहा था, उसको ना भेजने के लिए अपना इंटरवेंशन किया, तो वो खबर मुझे सारी जगह दिखाई दी, बाकी कोई खबर नहीं आती। तो आखिरी कमेंट इस पे लेके हम लोग बातचीत खत्म करेंगे। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज भारत की थी, जैसे होता ना कि आपके पुरखों ने कुछ कमाया और आपके लिए छोड़ा और आपने उसके ऊपर बिल्ड किया, ये अचीवमेंट होता है और कहा जाता है कि परिवार आगे बढ़ा। भारत सरकार की विदेश नीति ने 70 सालों में गलतियां की होंगी, चाहे वो पंडित नेहरू का दौर रहा हो, या चाहे नरसिंह राव का दौर रहा, वाजपेयी का दौर रहा हो, चाहे कोई और सरकार इन बिटवीन आई। लेकिन इस पूरी अवधि में एक बहुत अच्छी बात क्या हुई कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे लातिनी अमेरिका के देश हो, इंडिया के लिए दुनिया में, मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां के लोग, जो अगर उनको पता है कि भारत है कोई देश और उस भारत के बारे में 10-5 पंक्तियां उनको पता है, उनका इमेंस रेस्पेक्ट है भारत के लिए। अलग अलग कारणों से हो सकता है कोई सिनेमा को, म्यूजिक को ही पसंद करता हो सकता है कोई ताजमहल को पसंद करता हो सकता है कि कोई महात्मा गांधी से बहुत अभिभूत हो, कोई हो सकता है कि पंडित नेहरू से बहुत आकर्षित हो। चाइना में अभी उनका 60 साल हुआ था या क्या हुआ था, किसी अवसर पर एक ओपिनियन पोल आया कि किन भारतीयों ने को आप सबसे ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया है। उसमें 2 नाम आए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू, हाँ। तो और आप याद करिए पंडित नेहरू का, जब चाइनीज वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तो यहाँ से डॉक्टरों की टीम भेजी गई थी। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल, उस पर फिल्म बनी थी बहुत, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। बिल्कुल। और आज भी डॉक्टर कोटनीस को लेके क्या है और उनके परिवार के साथ आज भी चीनी दूतावास का क्या संबंध है, ये सब कोई देख सकता है। तो भारत के साथ एक जो ये पूंजी हमें मिली है, यह शानदार पूंजी। आप अफगानिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान में आप हिंदुस्तानियों के प्रति उनके प्यार को देखिए। आप ईरान चले जाएं, आप अरब कंट्रीज में चले जाएं, अमेरिका के भीतर सबसे ज्यादा शिक्षित और औसतन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कम्युनिटी है, वो भारतीय कम्युनिटी है, और उसके प्रति उस तरीके का रेसिज्म नहीं है। लोग मानते हैं इस बात को, चाहे वो अरब के देश हो, चाहे अमेरिका हो, वो इस बात को मानते हैं कि ये लोग हमारे देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस पूंजी को सिर्फ हम जाके वहां पे इवेंट कर लें और कह दें कि जन्म लेना पाप समझा जाता था, सजा मानी जाती थी 2014 से पहले, याद करिए कोरिया में वो बिल्कुल बिल्कुल। और नोटबंदी पर उन्होंने जापान में कहा कि शादी हो रही है, घर में पैसे नहीं है, हंसे हुए। तो और कहीं जाके कि ट्रम्प सरकार बनवा दी, कहीं जाके कह दी कि हमने वंशवाद खत्म कर रहे हैं हम। तो मुझे ये लगता है कि उस पूंजी पर हमारी सरकार को बिल्ड करना चाहिए था, और अभी भी देर नहीं हुई है। अब जैसे आप देखें कि ये आज पिछले दिनों देखिए, इन्होंने खासकर मैं 2 इनिशिएटिव कहूंगा कि बहुत अच्छा इन्होंने शुरू किया था। एक इन्होंने जयपुर में शुरू किया था, एशिया पैसिफिक के द्वीपीय देश हैं जो 14 देश हैं, उनको ले आके एक समूह बनाया था इन्होंने।
अब वो बहुत अच्छा चीज है। वो वहां पे आप चीन के कंटेनमेंट के हिसाब से भी उन देशों के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध है। कई देशों में भारतीय रहते भी हैं, भारतीय मूल के लोग जो कभी गिरमिटिया बन के गए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता भी है। बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी भी अच्छा चल रहा है। लेकिन वहां चीन का भी बहुत ज्यादा है। अब वहां के एक देश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को, जो कि उम्र में बड़े हैं, बड़े देश के नेता हैं, वो भारतीय मूल के, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, भारतीय संस्कृति का एक असर है, उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के पैर छू लिए। अब आपको उस व्यक्ति ने जो आदर दिया हमारे प्रधानमंत्री को, इसको आदर देने के बजाय आपने उसको अपनी मीडिया में तमाशा खड़ा कर दिया, और ये देखो पैर छू लिया, पैर छू लिया, वाह वाह वाह, देखो ये वो। और वही आदमी जब बेल्ट रोड परियोजना में बीजिंग पहुंचा, तो आप आपने अपने अखबार में नहीं छापा, आपने अपने चैनल पे नहीं दिखाया। उसी तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातचीत शुरू की कि भाई नए तरीके से हम लोग थोड़ा इसको और बेहतर करें। अभी पीछे और बात बिल्कुल। हुई है चाबहार वगैरह के थ्रू। लेकिन अब दिक्कत देखिए ये है कि आप जितना शोर मचाएं, उसके पीछे कुछ काम भी हो। अब आप कहेंगे कि हमने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दे दिया, चाइना $45 बिलियन डाल के बैठा हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उसका उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे कुछ हो। बांग्लादेश तो बेल्ट एंड रोड परियोजना में भी है। अभी नेपाल ने कहा है कि भाई आप हमारे यहाँ आप हवाई अड्डा बनाइए। भूटान वाली बात हुई है कि वहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें बढ़ेंगी तो चीन का उसमें बिल्कुल। पार्टिसिपेशन होना ही होना है। तो हमें मालदीव्स में। मालदीव्स में, मालदीव वाला तो अगेन देखिए क्या हुआ। भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने बात की और हुआ कि भाई ठीक है हम हटा लेंगे, बातचीत हुई और प्रक्रिया शुरू हो गई। और यही चीज है कि देखिए ये ट्रोलिंग वाली जो चीज है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात को हमारे विदेश मंत्रालय को समझना चाहिए कि हमारी मीडिया और हमारे ट्रोल ये भारतीय विदेश नीति को, भारत के राष्ट्रीय हितों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने बीच बीच में नहीं सुनते हैं कि कतर में किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, भगा दिया गया क्योंकि वो बिल्कुल, कम्युनलिज्म, बिल्कुल, बिल्कुल। अबू धाबी से भगा दिया गया किसी को। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये अशोक भाई आपके हमारे जैसे जो बहुत सारे लाखों लाख लोग मिडिल ईस्ट से लेके अमेरिका से कनाडा से सारी जगहों पे हैं, उन सबके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह चीजें होती हैं। अरे यार तुम्हारे यहाँ तो ऐसे, ये तुम्हारा एक आदमी था ये किया। तो मुझे लगता है कि उस पर बिल्ड करना चाहिए। और जहां से बात शुरू हुई थी कि देखिए अगर आपने अमेरिका को और जर्मनी को और फ्रांस को या किसी भी देश को अगर आपने अपने इंटरनल मैटर में बोलने की छूट दी, तो कल आप चाइना को किस तरह से आप मना करेंगे? फिर वो भी बोलेगा कुछ ना कुछ। फिर आप पाकिस्तान को कैसे मना करोगे कि भाई तुम हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना करो? फिर क्या हुआ कि एक रिएक्शन बनेगा, फिर हम भी दूसरों के मामलों में बोलेंगे और हो सकता है कि कई बार गलत बोल जाएं, तो दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो बेहतर यह है कि भारत अपनी कमजोरियों को, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार हो या हमारा समाज हो, हमारे विपक्षी दल हो, हमारा मीडिया हो, इस बात में तो सक्षम है कि कहां पे हम कमजोर हैं, कहां गलत हैं, कहां सही हैं। तो उसको एक को देखना चाहिए। और थोड़ा सा जब आप रिएक्शन भी दें, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि एक तो ये मीडिया वालों की लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरी ये भी नहीं दिखाना चाहिए भारतीय विदेश मंत्रालय को कि छोटी छोटी बातों पे हम बहुत ज्यादा जो है उद्वेलित हो जाते हैं। ये भी एक कमजोर देश का या कमजोर व्यक्ति का निशानी है कि आप किसी भी प्रतिक्रिया में जो है आप जो है आवेश में आ जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय विदेश एस्टेब्लिशमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दों पे प्रकाश भाई ने बहुत डिटेल में बात की। मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ूंगा कि इन सब के साथ कोशिश करनी चाहिए कि आप मौका भी ना दें कि सामने वाले को बोलने का मौका मिले। देखिए अमेरिका में क्या होता है, चीन में क्या होता है, बाकी जगहों पे क्या होता है, इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन मूलतः वो हमारे लिए एकेडमिक चीजें हैं। भारत में क्या होता है उसको हम दिन रात झेलते हैं, वो हमारे लिए अपनी चीजें हैं। और किसी भी लिहाज से कम मुझे तो ये सही नहीं लगता कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप उठा लें, गिरफ्तार कर लें ठीक चुनाव से पहले। आप एक जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका खाता फ्रीज कर दें। ये सारे लक्षण कहीं से भी लोकतंत्र के दिखाई नहीं देते। तो अमेरिका ने क्या बोला, जर्मनी ने क्या बोला, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
जितना ये कि यहाँ की जनता क्या बोल रही है इस पर, यहाँ की मीडिया क्या बोल रही है, लोग कैसे देख रहे हैं इसको, और लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो उनके बेहद निजी और बिल्कुल ऐसा स्वाभाविक लगने वाले जो अधिकार हैं वो भी कल को खतरे में पड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रकाश भाई से कभी अकेले उनसे और कभी सीधे उनसे बातचीत वाले माध्यम में हम लगातार अपने चैनल पर जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।